अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में जो पहला डिफेक्ट आ रहा है वो हमारे पास ये है कि बोहर एटॉमिक मॉडल इज़ एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कि आपके पास जो बोहर मॉडल है पड़ा ये एप्लीकेबल है पड़ा सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर। जैसा कि आप देखें आपके पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो आपके पास क्या है 1 है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके पास सिमिलर आपके पास जैसे कि हाइड्रोजन है पड़ा, इसी हाइड्रोजन के सिमिलर एटम्स जितने भी होंगे ये उनके लिए आपके पास क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपके पास जो है कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास क्या है पड़े, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े, या फिर आपके पास क्या है पड़े पॉली इलेक्ट्रॉनिक आपका कोई सिस्टम है पड़ा। जैसे आप देखें, आप हाइड्रोजन से आगे मूव ऑन करें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो आपके पास क्या आता है, हीलियम। हीलियम को अगर देखें तो आपके पास इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 2 होता है। तो इसका ये मतलब है कि हीलियम के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। तो आपके पास ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये आपके पास हीलियम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसका एटॉमिक मॉडल जो है ये आपको बोहर एक्सप्लेन करके नहीं देगा। फिर इसी तरीके से लिथियम, लिथियम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, 3। तो आपके पास इसका जब एटॉमिक नंबर 3 है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास बोहर मॉडल जो है ये आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बोहर आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके ऊपर, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के ऊपर। अब आप देखें कि आपके पास जो आपके पॉली इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपके पास ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर आप ये कर दें कि जैसे आपके पास हीलियम है, आप हीलियम से क्या कर दो, जैसे मैंने आपको बताया कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है पड़ा, 2 है पड़ा। आपके पास ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर क्या है पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या कर दो, बाहर निकाल दो। आपके पास जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आप देखें ये जो आपके पास हीलियम पॉजिटिव है पड़ा, अब ये आपके पास किसकी तरह का है, हाइड्रोजन एटम्स की तरह है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अब हीलियम के अंदर भी आपने इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 थे। एक आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एक आपके पास बचा हुआ है, हीलियम पॉजिटिव की फॉर्म में है पड़ा। तो अब ये आपके पास सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स की तरह है। तो आपके पास जो है उस टाइम आप हीलियम का जो आपके पास एटॉमिक मॉडल है आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बोहर। फिर उसी तरीके से अगर आप देखें तो लिथियम, अब लिथियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप लिथियम से क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें, मतलब लिथियम के ऊपर जो है वो आपके पास क्या आ जाए, पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, इसका बोहर जो आपके पास बोहर एटॉमिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसका एटॉमिक मॉडल आप दे सकते हो। फिर इसी तरीके से जो है आपके पास ब्रिलियम है, ब्रिलियम का आपके पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर आप इसमें से क्या कर दें, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव कर दें तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो है आप उसका मॉडल डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्या होगा, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा तो फिर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इसकी थोड़ी सी रीजन देखते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है पड़ा तो उसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हमारे पास पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो आप देखें बोहर ये कहता था कि आपके पास जो है ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाद जो है वो आपके पास क्या है पड़े, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही बात की थी ना कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखें कि जब आप बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस कर रहे थे तो हम सिर्फ ये कहते थे कि हमारा ये वाला जो ऑर्बिट है बड़ा, इस ऑर्बिट के अंदर जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे। हम इसी एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो हायर ऑर्बिट्स के अंदर लेके जाते थे, फिर उससे आपके पास कहाँ पे आते थे, दोबारा इसी ऑर्बिट के अंदर आते थे। हम हाइड्रोजन एटम को ही क्या करते रहे, बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करते रहे। हमने कहीं पे भी जो है इस बात को डिस्कस नहीं किया था कि हमारे पास जो है वो पॉली इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए पॉली इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप एग्जांपल लें तो हीलियम, जैसे हीलियम के केस में मैंने आपको बताया कि आपके पास हीलियम के केस में एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिथियम के केस में देखें तो एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 3 है, तो इसके अंदर आपके पास क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन नजर आए। अब जब आपके पास पॉली इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े तो पॉली इलेक्ट्रॉन्स ये हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है पड़ा, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है। तो अब जब आपके पास नेगेटिव चार्ज है इन तीनों के ऊपर, तो जब ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होंगी, रिपल्शंस प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि आपके पास इन तीनों के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है।
जब इन तीनों के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर आप जो है इस वजह से इनको आप एक्सप्लेन बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो आप नहीं कर पाते। जैसे कि बोहर ने आपको ये बताया था कि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर आपके पास इस ऑर्बिट के अंदर है तो आपके पास वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसके अकॉर्डिंग वो इसी के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो यहाँ से जो है वो इस ऑर्बिट में आएगा, सेकेंड ऑर्बिट की तरफ जाना चाहता है, तो आपके पास वो सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो तब वहां तक जाके आपके पास जो है वो पहुंचेगा। अदरवाइज अगर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है तो वो आपके पास सेकंड ऑर्बिट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसने बताया था कि आपके पास ये जो ऑर्बिट्स हैं, आपका ऑर्बिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड सो ऑन, तो इन सारों की आपके पास क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने आपको कैलकुलेट करके दी थी। तो आपके पास इसी वजह से जब आपका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास ज्यादा होते हैं तो रिपल्शन काज होती है, तो वहां पे आपको मजीद जो है एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो फिर इस वजह से आपका जो बोहर मॉडल था वो पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आपके पास क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आपके पास पहला डिफेक्ट यही आ रहा है कि बोहर मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर, जैसा कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है या सिमिलर लाइक हाइड्रोजन एटम। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताई कि हीलियम है, आप हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक को रिमूव कर दें, आपके पास जो है वो हीलियम पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसके अंदर जो है ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते। लेकिन अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव कर दें तो फिर आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है जो दूसरा आपके पास इसका डिफेक्ट आ रहा है, वो डिफेक्ट आपके पास ये है कि आपके पास व्हेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑब्जर्व्ड by means of high resolving power spectrometer, the individual spectral lines are replaced by several very fine lines. Original lines are seen divided into other lines. अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, आप देखें आपने जो है वो इस तरीके से आपने कोई भी चीज़ आप लेते थे, जैसे आपने जो है एक हाइड्रोजन गैस जो है वो आपने ली थी, ठीक है, उस हाइड्रोजन गैस को आपने क्या किया, स्पेक्ट्रम आपके पास आया, और वो स्पेक्ट्रम आपके पास क्या था, कुछ इस तरीके से आपके पास क्या आती थी, लाइंस आती थी। अब इन लाइंस को आपने जो है वो कहा था कि आपने जो है वो 2 स्पेक्ट्रम्स पढ़े थे, आपके पास एक जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम था, एक आपके पास क्या था, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। अब ये सेम वही है आपके पास, यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम आपका यहाँ पे आया हुआ है। अब वो कहता है कि आपने जब जो है ये वाला लिया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आया, लेकिन अगर आप इसी स्पेक्ट्रम को क्या करें, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, आपके पास जो अब आपका स्पेक्ट्रोमीटर है पड़ा वो क्या है पड़ा, हाई रिजॉल्विंग पावर है पड़ा। तो वो कहते हैं कि आपके पास जब आप हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर रहे होते हो तो वो आपके पास ये इंडिकेट आपको करवाता है कि आपके पास ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, ये आपको जो नजर आ रही हैं, इनमें से देखें ये वाली लाइन, अब मैंने एक यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रा की है। अब ये लाइन हमें स्पेक्ट्रम की मदद से हमें नजर आ रही है कि ये लाइन है पड़ी, लेकिन जब हमने हाई रिजॉल्विंग जो है वो पावर स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया है तो वो कहते हैं कि आपके पास ये जो लाइन है पड़ी, ये आपके पास किधर हो जाती है, आपको मजीद सेवरल जो है वो लाइंस नजर आती हैं, बहुत सारी लाइंस नजर आती हैं। आपकी ये जो ओरिजिनल लाइन है पड़ी ये आपके पास डिवाइड हो जाती है किन के अंदर, और बहुत सारी लाइंस के अंदर। मतलब आपके पास जब शुरू में आपने देखा था जो आपको स्पेक्ट्रम नजर आ रहा था उसके अंदर आपको जस्ट एक ही लाइन नजर आती थी, लेकिन जैसे ही आपने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया है तो यही लाइंस आपको कुछ यूं नजर आना शुरू हो जाती है, मतलब इस तरीके से आपको यूं डिवाइडेड लाइंस नजर आ रही होती हैं। आपको वैसे आप जब स्पेक्ट्रम के अंदर देखते हैं तो एक लाइन होती है, लेकिन आपका जैसे ही हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर आता है तो उससे जब हम इस लाइंस को देखते हैं तो यही लाइंस मजीद हमें डिवाइडेड नजर आती है। तो आपके पास जो बोहर मॉडल था वो इस बात को भी क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका था। अब देखें ये आपके पास क्यों एक लाइन जो है वो मजीद लाइंस के अंदर डिवाइड हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि आप आजकल जैसे आप देखते हैं कि आप पढ़ते हैं कि शेल है पड़ा, फिर शेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, सब शेल्स होते हैं। तो आपके पास जो है उस बात को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि आपके पास ये जो एक लाइन है, ये जो मजीद डिवाइड हो रही है वो किस वजह से हो रही थी, वो इन सब शेल्स की वजह से हो रही थी, जो बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये हमारे पास इसका क्या था, दूसरा पॉइंट था जो हमारे पास बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कि वो आपके पास ये था कि स्पेक्ट्रम ऑफ जो हाइड्रोजन गैस जो हमने ऑब्जर्व किया है, अगर आप उसकी एक लाइन को देखें किसके अंदर, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तो वो लाइन जो है वो मजीद हमारे पास क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद देखें थर्ड जो हमारे पास इसका आ रहा है वो ये आ रहा है कि बोहर जो है
उसने सजेस्ट ये किया था कि हमारे पास जो आर्बिट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सर्कुलर आर्बिट्स होते हैं। हमने यही बात की थी। आप देखें यहाँ पे ये आपके पास है, ये आपके पास बोहर का एटॉमिक मॉडल है। वो ये कहता था कि ये आपके पास क्या है पड़ी, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो आपके पास क्या है पड़े, सर्कुलर आर्बिट्स हैं, और इन्हीं के अंदर आपके पास क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं। अब देखें आपके पास ये आ रहा है कि बोहर सजेस्टेड सर्कुलर आर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट मॉडर्न रिसर्चेस, जैसे हमारे पास मॉडर्न रिसर्चेस आई हैं, उन्होंने हमें ये शो करवाया है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा, ये वाला आपके पास क्या है पड़ा, सिंगल प्लेन के अंदर नहीं है, बल्कि टेक प्लेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है ये आपके पास क्या है पड़ा, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। आपके पास इसका क्या मतलब है कि आप देखें सर्कल जो है वो आपके पास, सर्कल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 2D को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब वो ये मॉडर्न रिसर्चेस कहती हैं कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मोशन रिवॉल्व कर रहा है, ये आपके पास क्या होता है, 3 डायमेंशन के अंदर होता है, कि आपके पास ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर होता है। तो आपके पास बोहर के अंदर ये वाला भी एक जो है वो डिफेक्ट मौजूद था, जिसको उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो जस्ट ये कहता था कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास क्या कर रहे हैं कि सर्कुलर आर्बिट्स के अंदर आपके पास रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई चीज़ सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रही है तो सर्कल के अंदर आपके पास वो क्या होता है, 2D होता है। लेकिन मॉडर्न रिसर्चेस ये शो करवाती हैं कि ये चीज़ हमारे पास जो है वो क्या है बड़ी 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 एक्सिस के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसे कि आपके पास देखें, आपके पास 3 एक्सिस होते हैं, ये आपके पास एक्स, वाई और जी। तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े, ये आपके पास तीनों एक्सिस के ऊपर क्या करें, ये आपके पास रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस वजह से मॉडर्न रिसर्चेस शो करवाती हैं कि भाई आपके पास ये जो सर्कुलर की बात करते हो वो आपके पास 2D नहीं है, बल्कि वो आपके पास क्या है पड़ा, 3D जो है उसका आपके पास स्ट्रक्चर है पड़ा। चौथा पॉइंट आप देखें, चौथा पॉइंट ये कहता है कि आपके पास जो बोहर थ्योरी है, कैन नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं। आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स, कि वो ये कहता है कि हमारे पास जो बोहर का मॉडल है पड़ा, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके इफेक्ट को, जो इफेक्ट जो है पड़ा, इसको भी वो आपके पास क्या है, एक्सप्लेन नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है कि आप देखें, आपने जो है वो एक बात पढ़ी थी, दोबारा मैं आपको यहाँ पे वही समझाऊं कि आपके पास जो है ये एक स्पेक्ट्रा था, जो आपने ये कहा था कि हमारे पास ये स्पेक्ट्रा उस टाइम बनता है जब हमारे पास कोई, आपने जो है वो एक सैंपल लिया था, उसको आपने हीट किया था, हीट करने के ऊपर जो है उसके एटम्स जो आपके पास मौजूद थे वो उन्होंने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके पास क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। अब जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, हायर ऑर्बिट्स के अंदर गए, तो उन्होंने हायर ऑर्बिट्स के अंदर तो नहीं रहे थे, क्योंकि वो आपके पास वहाँ पे क्या थे, अनस्टेबल। तो उन्होंने दोबारा जो है वो कहाँ पे आना था, अपने लोअर स्टेट के अंदर। तो वो आपके पास क्या हुए, लोअर स्टेट के अंदर आ गए। अब जैसे लोअर स्टेट के अंदर आए तो आपने पढ़ा था कि वो रेडिएशंस को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। जब वो रेडिएशंस को इमिट कर रहे थे तो आपने उन्हीं रेडिएशंस को क्या किया था, वो स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारा था, और स्पेक्ट्रोमीटर से जब आपने गुजारा था तो आपके पास क्या आया था, ये वाली आपके पास यूं आपको लाइंस नजर आई थी, जिसे आपने क्या नाम दिया था, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास यहाँ पे जो है हमने एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को, जीमन इफेक्ट को और स्टार्क इफेक्ट को। अब जीमन इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और स्टार्क इफेक्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो ये कहता है कि आपके पास ये देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्या है पड़ा, आपका पहला ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में गया, आपने जो है यहाँ से इसको क्या दी, एनर्जी दी। ठीक है, आपने उसको हीट किया, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। आपका ये इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ से आपके पास इस आपके हायर ऑर्बिट के अंदर आया। अब जब ये हायर ऑर्बिट के अंदर आया तो हायर ऑर्बिट से ये अब यहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसने एनर्जी क्या करनी है, आपके पास जो है वो इमिट करेगा आपके पास, और दोबारा ये कहाँ पे आएगा, आपके पास इस आपके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा। अब जब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा तो आपके पास जो है ये क्या करेगा, रेडिएशंस को इमिट करेगा। तो रेडिएशंस को जब इसने इमिट किया तो आपने इसको स्पेक्ट्रोमीटर से जब गुजारा तो आपके पास एक स्पेक्ट्रम आया। फर्ज कर लें कि आपके पास उस स्पेक्ट्रम के अंदर आपको क्या नजर आया, ये वाली एक लाइन नजर आई। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया कि ये जो आपके पास ये जो आपके एटम्स थे,
इन एटम्स को जब आपने एक्साइट कर रहे थे तो उस टाइम आपने यहाँ पे क्या चीज़ आपने क्या किया, अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। तो जैसे ही आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो आपके पास ये वाली जो लाइंस थी ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। आपके पास ये वाली जो आपको स्पेक्ट्रम के अंदर ये वाली लाइंस नजर आ रही थी, अब ये मजीद आपके पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे अभी हमने पीछे जो है वो एक कंसेप्ट इस केस के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो है ये जो बोहर था, ये हमारे पास जो है वो फाइन स्ट्रक्चर जो हमें था वो हमें नहीं दे पा रहा था। आपके पास जस्ट जो है वो आपके पास एक लाइंस नज़र आ रही थी, लेकिन हमने जब उसको हाई रिजॉल्विंग पावर के अंदर देखा तो वही लाइन मजीद हमें डिवाइड होती नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे भी सेम आपका वही चीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वो जो एक्साइटेड एटम्स हैं हम उनके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो आप देखें आपके पास ये वाली जो आपके पास 1s ये आपका लोअर ऑर्बिट था, ये आपके पास वैसे का वैसा आया, ठीक है। अब ये वाली जो लाइंस थी ये लाइन आपके पास क्या हो गई, मजीद आपके पास तीन के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कुछ इस तरीके से जो है वो आपके पास यूं आ जाएगा। तो ये आपके पास जो था इस केस के अंदर जब आया तो अब यहाँ से आपके पास जो है वो तीन लाइंस आप देखें, एक आपके पास ये आ गई, एक आपके पास यूं आ रहा है और एक आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आ रहा है। अब आपको जब स्पेक्ट्रम यहाँ पे नजर आया तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर आपको क्या नजर आई, तीन लाइन नजर आ रही थी। अब देखें जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था आपके पास जो है वो आपको स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से नजर आ रहा था, आपको सिर्फ एक ही लाइन नजर आ रही थी। लेकिन आपने जैसे ही क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड से ये हुआ कि आपके पास ये जो एक लाइन थी वो आपके पास क्या हो गई, मजीद जो है वो आपके पास स्प्लिटिंग अप कर गई, मजीद डिवाइड हो गई। तो जब आपके पास स्पेक्ट्रम आया तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा था। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं। अब जीमन इफेक्ट क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, आपके पास ये देखें ये आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, आपके पास ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनका आपके पास जो स्प्लिटिंग है पड़ा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके हो कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो आपके पास इन्फ्लुएंस हो रहा हो और आपके पास ये जो लाइन है पड़ी वो आपके पास क्या हो जाए, स्प्लिट अप हो जाए। तो उस इफेक्ट को आप क्या कहते हो, जीमन इफेक्ट कहते हो। दूसरा आपके पास क्या है पड़ा, स्टार्क इफेक्ट है। अब स्टार्क इफेक्ट आपके पास क्या है पड़ा, स्टार्क इफेक्ट बच्चों ये है कि आप क्या कर रहे हो, सेम यही चीज है पड़ी, जस्ट आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की जगह के ऊपर आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। आप करंट वहां पे क्या कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप करंट अप्लाई करते हो तो तब भी आपके पास ये जो आपकी स्पेक्ट्रल ये वाली लाइन है पड़ी ये आपके पास क्या हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है। तो जब स्प्लिट अप होती है तो आपके पास एक लाइंस जो है वो मजीद लाइंस हमें जो है वो नजर आ रही होती हैं। तो उस इफेक्ट को आप क्या कहते हो, स्टार्क इफेक्ट कहते हो। तो ये अक्सर एमसीक्यूज के अंदर या आपसे जो है इनके दरमियान शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि जीमन इफेक्ट क्या होता है और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। आप देखें जीमन इफेक्ट के अंदर आपको एम नजर आ रहा है तो आप इसको यूं याद कर सकते हैं कि जीमन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक हो गया। और स्टार्क जो है वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब डेफिनेशन आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपके पास ये जो स्प्लिटिंग ऑफ जो आपकी स्पेक्ट्रल सीरीज है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नाउन एज द जीमन इफेक्ट, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउन एज द स्टार्क इफेक्ट। तो ये हमारे पास जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट है बड़ा। तो ये आपके पास जो बोहर था वो इन बातों को भी जो है मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको भी आपके पास एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये आपके पास क्या थे, बोहर के आपके पास डिफेक्ट्स थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1915 के अंदर जो है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जो हमारे पास क्या था, समरफील्ड था। अब वो क्या कहता है, उसने एक सजेशन दी कि हमारे पास ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है पड़े ये आपके पास एडिशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, एलिप्टिक ऑर्बिट्स एज वेल, कि आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ आपके पास एलिप्टिक ऑर्बिट्स भी हैं बड़े। आप एलिप्टिक ऑर्बिट्स क्या हैं कि आपके पास अंडे 20 शक्ल के आपके पास जो है उस तरीके से। और वो कहता है वेयर इन द न्यूक्लियस लाई एट द वन ऑफ द फोसाई ऑफ द एलिप्सी। तो अब इसका क्या मतलब है, ये देखें आपके पास जो है एलिप्टिक जो शेप होती है वो आपके पास कुछ यूं होती है। ये देखें ये आपके पास क्या है पड़ी, एलिप्टिक शेप है। अब देखें अगर आप इस एलिप्टिक शेप के अंदर देखें तो आपके पास जो है यहाँ पे दो फोकस हैं, एक आपका ये वाला है, एक आपके पास ये वाला है। अगर आप इसको जो है वो पोलर फॉर्म में देखें तो आप इनको क्या कहते हो, फोसाई कहते हो। अब वो ये कहता है कि आपके पास
जो आपका इलेक्ट्रॉन है पड़ा वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसके एडिशन के साथ साथ आपके पास जो ऑर्बिट्स हैं पड़े वो आपके पास क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। और उन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास जो न्यूक्लियस है पड़ा वो आपके एक फोसाई के ऊपर है, मतलब आपका जो न्यूक्लियस है पड़ा वो आपका यहाँ पे जो है वो मौजूद होगा, और इधर से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब से गुजरेगा, और इस साइड से आपके पास वो कहाँ पे होगा, दूर से होगा। तो आपके पास यहाँ पे ये हो गया कि आपके पास जो है, अगर आप इस तरीके से ये देखें, जो हमने पीछे एक डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर देखा था कि बोहर जो है वो कहता था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर है तो 2D है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च हमें क्या शो करवा रही थी, 3D शो करवा रही थी। तो ये जो आपके पास समरफील्ड था बेसिकली आपके पास उसी ने ये वाला जो है वो काम आपको दिखाया कि हमें इस केस के अंदर अगर आप ड्रा करके देखें तो आप देखें यहाँ पे आपके पास 3 एक्सिस के अंदर जो है वो आपको होता हुआ नजर आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, यूं ठीक हो गया। फिर इस तरीके से देखें आपके पास ये आपके पास यूं आ गया। फिर इसी तरीके से आप देखें ये आपके पास यूं आ गया। तो आपके पास जो है वो एटम का जो आपके हमने कहा था कि हमारे पास वो क्या है पड़ा, 3D स्पेस के अंदर है, 3 एक्सिस के अंदर है पड़ा, तो वो आप इस तरीके से जो है वो ड्रा कर सकते हैं। और ये आपके पास क्या होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, आपके पास अंडे नुमा जो है वो बीजी शक्ल के होते हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास इस बात को जो एक्सप्लेन किया था वो हमारे पास किसने किया था, समरफील्ड ने किया था। तो ये हमारे पास क्या है पड़े, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल था। पहला ये था कि हमारे पास जो है वो सिंपल क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर ये क्या है पड़ा, एप्लीकेबल है पड़ा। दूसरा हमारे पास ये था कि आपके पास जो है ये हमें फाइन स्ट्रक्चर और ये जो हमारे पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आ रहे थे वो हमें नहीं दे रहा था। जस्ट आपके पास जो है यहाँ पे आपने देखा कि आपको ये जो स्पेक्ट्रम नजर आता था, लेकिन अगर आप इसी स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देखें तो आपकी ये जो एक लाइन है पड़ी ये आपको मजीद डिवाइड होती हुई नजर आ रही थी। थर्ड के अंदर हमने ये बात डिस्कस की कि हमारे पास जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े वो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो आपके पास क्या था, 2D था, लेकिन मॉडर्न रिसर्च हमें ये बताती है कि ये हमारे पास क्या है पड़ा, 3D है, 3 एक्सिस के ऊपर है। और लास्ट के ऊपर हमने ये देखा कि वो बोहर मॉडल जो था वो हमारे पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जीमन इफेक्ट जो है वो हमारे पास ये होता है कि स्प्लिटिंग अप ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास क्या होगा, जीमन इफेक्ट होगा। और आपके पास जो इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है पड़ा स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर, वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्टार्क इफेक्ट कहलाएगा। ये बातें हमने एक्सप्लेन की। और लास्ट के ऊपर जो है वो हमने समरफील्ड वाला जो है वो कंसेप्ट देखा है।